प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टिकोण से तीन भागों में विभाजित किया गया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वैसा काल जिसके बारे में कोई लिखित साधन नहीं मिला, मानव भी पूर्ण रूप से सभ्य नहीं बना है, वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल या फिर इसे पाक काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों को उत्खनन से प्राप्त जो साक्ष्य है उसके आधार पर माना जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल प्रागैतिहासिक काल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसके बारे में लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन अब तक पढ़ा नहीं गया है। इस काल को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का काल, देखिए ये क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका सही जवाब आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसके बारे में लिखित साधन भी मिला है, इसे पढ़ भी लिया गया है और मानव भी पूर्ण रूप से सभ्य बन गया है, वैसे काल को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है वह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए 3 स्रोत यहाँ पे उपलब्ध है, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। चलिए ज़रा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी स्रोत। अब चलिए ज़रा आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, प्राचीन भारत के इतिहास के तीनों स्रोतों में से सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ से बन गया कि जैसे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को देखा आपने, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत, इन तीनों स्रोतों में सबसे प्रमाणित स्रोत कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य को शामिल किया जाता है, जैसे अभिलेख, मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्का, भवन एवं स्मारक। साहित्यिक स्रोत को अध्ययन की दृष्टिकोण से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक है धार्मिक ग्रंथ और दूसरा है धर्मेतर ग्रंथ, या इसे आप लैखिक ग्रंथ भी जो है कह सकते हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है ब्राह्मण, धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। धर्मेतर ग्रंथ के अंतर्गत भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसके बारे में एक हम लोग के पास डेटा आएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विदेशी जो स्रोत है इसको भी अध्ययन की दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यूनानी ग्रंथ, दूसरा है चीनी ग्रंथ और तीसरा है अरबी ग्रंथ।
तो इस प्रकार से क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का वर्णन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से हर पॉइंट को यहाँ पे अवलोकन करेंगे। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में 3 स्रोत हम लोगों ने देखा, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख का अध्ययन होता है। जैसे मूर्तिकला के बारे में पढ़ा जाता है, चित्रकला के बारे में पढ़ा जाता है, सिक्का के बारे में पढ़ा जाता है, भवन एवं स्मारक के बारे में पढ़ा जाता है। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है अभिलेख का। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जितने भी तथ्य शामिल किया गया है, उन सभी में सबसे अगर प्रमाणित स्रोत कोई है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अभिलेख का नाम आता है। एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इंग्लिश में इसको जो है एपिग्राफी कहा जाता है और इसको हिंदी में अभिलेख शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस बातों को ज़रा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अंग्रेज़ी टर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एपिग्राफी, और हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। जैसे देखिए, भारत में सबसे पहला जो अभिलेख पढ़ा गया था वह अशोक का अभिलेख था। अशोक का अभिलेख, और इसको जो पढ़ा था, पढ़ने वाला व्यक्ति जो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में जो है वह इस अभिलेख को पढ़ने में सफल रहा। इसमें हम लोग यह देख सकते हैं कि जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि, 4 लिपि का जो है प्रयोग किया गया था। लेकिन आपसे यह पूछ दे कि अशोक के अभिलेख में सबसे ज़्यादा किस लिपि का प्रयोग हुआ था, तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। इसके अलावा खरोष्ठी लिपि में भी लिखा गया, अरमाइक लिपि में भी लिखा गया और ग्रीक लिपि में भी लिखा गया। एक क्वेश्चन और भी है जो बराबर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? मतलब आपका साइड पूछा जाता है किस ओर से किस ओर लिखी जाती है। तो ध्यान रखना है, खरोष्ठी लिपि जो है हमेशा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और यह क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार दिखा गया है। आप भी आगे आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट को ध्यान रखें कि जैसे खरोष्ठी लिपि जो है किधर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं की ओर। अब तक जो है भारत में किसका अभिलेख नहीं पढ़ा गया? तो इसका जवाब जो है हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख। अभी तक जो है इसको पढ़ने में लोग जो है नाकामयाब रहे। जैसे अशोक के अभिलेख को लिखा था किसने? लिखने वाला जो व्यक्ति था चापर, नाम है चापर, जिसने क्या किया था? अशोक के अभिलेख को जो है लिखा था। एक क्वेश्चन और यहाँ पे ज़्यादा कॉमन बन जाता है, जैसे अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही जवाब जो है हो जाएगा अर्ध मागधी, या इसे जो है बोलते हैं प्राकृत भाषा। यह क्वेश्चंस भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इन बातों को ज़रा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अशोक की अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अर्धमागधी या प्राकृत भाषा। तो चलिए, ये कुछ पॉइंट है जो बराबर आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा।
और कुछ जो है अभिलेख का नाम है और उस अभिलेख से संबंधित शासक का नाम है, जो आप लोग को मैचिंग टेस्ट में दिया जा सकता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यही है हम लोग का कुछ भारतीय अभिलेख और उस शासक से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को मैचिंग टेस्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो इसका जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। जैसे ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो इसका जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। हाथी का गुफा किस शासक से संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा खारवेल। गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो ये जवाब हो जाएगा रुद्रदामन। मेहरौली लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है, कुमारगुप्त प्रथम। मधुबन एवं बांसखेड़ा किस शासक से संबंधित है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। तो देखिए ये जितने भी आपने अभिलेख पढ़ा ये सभी के सभी भारतीय अभिलेख है। भारतीय अभिलेख से हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त तो होता ही है, इसके साथ साथ कुछ विदेशी अभिलेख भी हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।